क्योंकि हर कोई भी कार्यक्रम हो वो मर्यादा में होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्य गर्भसु, सब चीज युक्त होनी चाहिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः। शंभवे नमः। आप किसी अन्यत्र एयरलाइन में भी अगर बैठते हैं तो उसके टेक ऑफ से पहले उन राष्ट्रों की एक उद्बोधन होता है। मुझे बोलने में कोई आवश्यकता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने यहां अपने संस्कारों के तत्वाधान में जब हम श्री गणेश जी से सब कुछ आरंभ करते हैं तो ये एक अपने आप में संकल्प की यात्रा का एक बिंदु ये भी है कि हम जब भी कुछ कार्य करें, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, कुछ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन भगवान गणपति की कृपा होती है। और जहां विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गौरीनाथ के सुपुत्र श्री गणेश जी हों तो वहां सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। आज का जो विषय है उसके पहले मैं मंच पर आसीन न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना जी को प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं। न्यायमूर्ति आप देख ही रहे हैं सत्वगुणिता की प्रतीक है, सत्वगुणिता की प्रतीक है। और मैं इनको आज से नहीं, संजय भैया भी बहुत देर से, आप सब जानते हैं, इन्होंने कभी आंख नहीं उठाई पूरे 25-30 साल में, जब भी जितना भी अंतराल हुआ, जब भी वकील के तौर पर भी आंख नीचे, फाइल के नीचे, फाइल आंखों में गड़ी हुई, अपना काम से काम, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई व्यर्थ चर्चा नहीं। इस प्रकार की निष्णात एक योगी की तरह से इन्होंने अपना कार्य किया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक देवी के रूप में ये हमारे और सच कहूं तो मैंने इनको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा आपको देख के या तो मुझे, कि मेरी कोई बहन है नहीं, तो या तो उनकी याद आती है या मेरी मां की याद आती है, इतनी इनमें तपश्चर्या आज हमारे मध्य में आई है। और आप ये मान के चलिए कि इनका परोक्ष रूप से आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। श्री अध्यक्ष श्री संजय जी पोद्दार जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अपनी सूझबूझ के लिए, अपने ज्ञान के लिए और अपने धैर्य के लिए माने जाते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भी स्वागतार्थ इसलिए भी हैं क्योंकि वो हमारे जगन्नाथ देव जी के धाम के हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है धामवासी की भी जय दी जाती है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन धाम का जो श्वान है वो बाहर के महात्मा से भी ऊपर होता है। जीवेश जी तिवारी कर्मठ कार्यकर्ता हमेशा स्माइल करते रहते हैं, आज थोड़ा कम कर रहे थे। तो हमारे अग्रगणी जो कि बैठे हैं हमारे मध्य में, और उनके लिए श्री हरि बोरीकर जी उनके लिए संगठन मंत्री हैं, संगठन के सारा रचनात्मक कार्य जो है वो उनके कंधों पर है, लेकिन एनोनिमस हैं, अपना कोई अनाउंस नहीं करते वो क्या है, लेकिन फिर भी सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं इस समूचे संगठन के। और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री हरि जी बोलकर यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, तो जिनका नाम ही श्री हरि हो तो उनका वंदन करने में आपको काहे की लज्जा आ रही है? तालियां बजाइए अच्छी तरह।
हमारे जोधपुर से आए हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हमारे मध्य में हैं और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। आपके मस्तक पर आज पता नहीं किन्हीं कारणों से तिलक नहीं है, तिलक अवश्य होना चाहिए। हरि मंदिर तिलकाढ्य, ये मंदिर है। शास्त्र कहता है कि बिना तिलक के किसी का दर्शन जो है वो शमशान का दर्शन होता है। खैर, अभी ये चीज आएगी, आप सब करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये देखिए, आज बड़ा अनौपचारिक ये वार्तालाप है, कोई हम भाषण नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मुझे तो पहले संजय भैया ने वहां चाय पीते पीते बोला, क्योंकि आज बहुत सुंदर और अच्छे पनीर के पकौड़े थे, तो कहा कि शर्मा जी थोड़ा आहिस्ता चलना, कहीं ज्यादा जोश में ना आना। मैंने कहा चिंता ना करो। श्री कृष्ण ने पहले तो अर्जुन जो थे वो बहुत हताश थे, इसके कई श्लोक हैं, अगर मैं बोलने लगूंगा तो टाइम निकल जाएगा। तो बाद में जब उनको ठाकुर जी ने जब उनको उत्साहित किया, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा गांडीव लाओ, मैं अभी विनाश करता हूं कौरव। तो ठाकुर जी ने कहा ठहरो, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें उत्तेजित नहीं होना, किसी भी कार्य जो भी है धैर्यपूर्वक उसको उसकी समाचीन स्थिति को लेकर आगे बढ़ना है। अकर्मण्य नहीं होना, लेकिन उद्भासित उत्तेजक होकर भी काम नहीं करना। खैर, अब आते हैं अपने विषय पर। विषय क्या है? अमृतकाल अधिवक्ताओं की संकल्प यात्रा। ठीक है, इसको 5 खंडों में आप विभाजित करिए। अमृतकाल क्या है? 1, संकल्प यात्रा क्या है? संकल्प क्या है? सनातन धर्म में संकल्प का बहुत महत्व है। बिना संकल्प के कुछ पुण्य नहीं मिलता। इसलिए आप सब जानते हैं, आप देश काल स्थिति को, तिथि को, वर्ण को, नाम को, गोत्र को रख के संकल्प पढ़ते हैं, और कितना सुंदर संकल्प है आपका। भारतवर्षे, है ना? हाँ, भरतखंडे और आर्यवर्ते वैवत्स्य मंतरे अष्टाविंति तदमे, ये सब इसलिए पढ़े जाते हैं कि मैं इस भूकाल में, इस भूखंड में, इंद्रप्रस्थे पश्चिम यमुना तीरे, ये पश्चिम तट है यमुना जी का, और ये तीर्थ है, ये तीर्थ है महाराज। निगम बोध, यहां निगम ब्रह्मा जी को बोध हुआ है, ठाकुर जी यहां चले हैं, तो ये तीर्थ है, इंद्रप्रस्थ है। ये इंद्रप्रस्थ ही बनेगा, आप चिंता ना करें, इंद्रप्रस्थ ही बनेगा, बनना भी चाहिए। तो अमृत काल क्या है? देखिए, एक सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपका पिंड है वो ब्रह्मांड का सूचक है। ब्रह्मांड की समस्त जो क्रियाएं हैं, समस्त जो उसकी विभूतियां हैं, वो आपके पिंड में ही हैं। तो आपके पिंड में अमृत काल कब होता है? शास्त्र कहता है कि सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व आपका अमृत काल प्रारंभ हो जाता है। इसमें प्रकृति जो है वो विशेष आपकी सहायता करती है। आपके ब्रह्मरंध्र से कुछ ऐसा स्त्राव निकलता है कि जो साधक लोग होते हैं उसमें उस स्त्राव का पूरा वो लाभ लेकर और उसमें ध्यान, समाधि, जाप, जो भी जिसका जैसा है वो करते हैं। उसका लाभ ये होता है कि आपको अनंत उसमें कृपा मिलती है, वो आपका अमृत काल होता है। अमृत काल मतलब टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। उसको अगर कोई छोड़ दे तो निकल जाता है उसके हाथ से। ये रहा आपका व्यक्तिगत अमृत काल। अब आओ, राष्ट्र का अमृत काल क्या है? इस राष्ट्र का अमृत काल क्या है? तो मोदी जी ने आपको कहा कि 2047 में हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे, और अब हम 75 वर्ष की उस श्रृंखला पर पहुंचे हैं जहां आपके 25
वर्ष जो है इसको उन्होंने 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जो कि एक तपस्वी हैं, देखिए अनथक एक ऐसा व्यक्ति इस देश को मिला है कितने हजारों सालों के बाद, जो मेरा ख्याल है 18, 19, हो सकता है 20 घंटे भी कार्यरत हो, और कभी आपने कोई थकावट नहीं देखी होगी। जब जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक जैसे नवयुवक चढ़ता वैसे चढ़ते हैं। पूरे नवरात्रों में केवल जल पे उनका निर्वहन रहता है। ये इस देश का कितना बड़ा भाग्य है, ये तपस्वी कर सकता है। उस तपस्वी के मुखारविंद से आपने सुना कि ये जो 25 वर्ष का अमृत काल है, इसको आप ट्रांसलेट करो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री, तो ये है कि जब हमने भारत को इस पूरे भूमंडल पर जो भारत की पहले स्थिति थी, सोने की चिड़िया यानी विश्व गुरु, उसमें उसको स्थापित कर देना है। ये जब मोदी जी आए थे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका आंकलन 11 या 12वें स्थान पर था। आज जब मैं बोल रहा हूं, हम नहीं, चौथे हो चुके हैं। In a matter of 9 years and some months, we have climbed from 12th to 4th. और इस 25 साल के प्रकल्प में हो सकता है कि हम नंबर 2 या नंबर 1 ही बनेंगे। ऐसा हमारे ओजस्वी गृह मंत्री जी ने, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अधिवक्ताओं विद्यार्थी परिषद का एक महासम्मेलन हुआ, महायज्ञ हुआ। उसमें जो गृह मंत्री जी का उद्बोधन था, आपने उसको अगर गौर से सुना होगा तो उन्होंने ये कहा कि ये होके रहेगा। 3-4 बिंदु उन्होंने टच किए। एक कि अब मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं जी, मैं देश के लिए मैं जान दे सकता हूं। उन्होंने कहा जान देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिन गए। अब देश के लिए जीना सीखो। जीना क्या है? जीना ये है संकल्प यात्रा। तो संकल्प के बिना कोई चीज सिद्ध नहीं होती। आप जितना मर्जी करो, कुछ भी करो, बिना संकल्प के वो ग्रहण नहीं होती। तो ये यात्रा है संकल्प यात्रा। तो संकल्प हमने किस चीज का लिया कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें भारत को शीर्ष पर पहुंचाना है। ये है संकल्प यात्रा। और अधिवक्ता, इसमें अधिवक्ता का क्या अधिवक्ता की क्या भूमिका है, उस पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, इसको धैर्य के साथ आप सुने। हो सकता है कि 20 मिनट की परिधि का उल्लंघन हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। ये आज कुछ ऐसे विचार हैं जो कि अधिवक्ताओं के लिए ही हैं, क्योंकि आज वो बीज जो है वो यहां से जो भी प्रस्तुत होगा उसको आप अपने अंदर सन्निहित करके उसका आपको आगे प्रचार करना है। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। वी आर ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 7.6 GDP, विच इज द हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। हजारों लाखों किलोमीटर की सड़कें बिक चुकी हैं, रेल हमारी सारी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चांद पे हम पहुंच चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी में आज हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, नंबर 2 नहीं है। हम डिक्टेट करते हैं, हम अमेरिका तक को डिक्टेट कर रहे हैं। अब हम डरते नहीं हैं। आप पाकिस्तान की न्यूज सुनिए, वो कहते हैं साहब भारत तो इस समय किसी को भी नहीं स्पेयर कर रहा। हम अपने टर्म्स पे फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं कंप्लीटली। और कहना नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा है। आप ये नोट करिए बात, जब अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो जो उनका प्रोटोकॉल होता है, वहां राष्ट्रपति रिसीव नहीं करता किसी राष्ट्राध्यक्ष को, वहां उनका कोई मिनिस्टर रिसीव करता है। यहां भी जब बाइडेन साहब आए तो मिनिस्टर ने रिसीव किया और प्रधानमंत्री के घर पर लाए। ये है भारत की इस समय का संकल्प, इस समय का प्रकल्प। आप उस राष्ट्र के अमृत काल में इस समय श्वास ले रहे हैं जो कि बिल्कुल उत्कृष्ट शीर्ष की ओर जा रहा है।
तो आपका इसमें क्या रोल है? आज विचार ये है, रेल बन रही है, डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है, तेजस मार्क 2 आ गया है, उसने साहब एक्सपोर्ट हो रहा है, सब चीज बहुत अच्छी हो रही है। अधिवक्ता क्या करे, भजन आपसे होता नहीं, अर्थव्यवस्था आप में कुछ कर नहीं सकते। आप करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी संकल्प यात्रा क्या है? आपकी संकल्प यात्रा है, मैं अब बताता हूं। देखिए, कुछ अनुच्छेद हैं संविधान के जो कि आपको बहुत, और ये ना आप ग्रुप्स बनाइए अपने 5 या 7 अधिवक्ता मिलके, और इस पे आप हर हफ्ते या हर 15वें दिन इस पे एक गोष्ठी करिए। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, इन प्रावधानों को, इन अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आपके आर्टिकल 14 और 15 के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें एक टिल्ट है, इसमें बहुत बड़ी टिल्ट है जो कि हमारे समाज को, हमारी संस्कृति के मेरे अनुसार विरुद्ध जाती है। इसको आप ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 26 और 28 में क्या क्या है। अब ये देखिए, आर्टिकल 30 क्या कहता है? All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish, administer educational institutions of their choice. लेकिन आपके किसी भी स्कूल में आज भी आप हिंदू करिकुलम नहीं पढ़ाते, पढ़ा नहीं सकते हैं, बाय लॉ नहीं पढ़ा सकते, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पढ़ाती हैं। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो केवल नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू है। उसमें क्या कहा है? 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक कंपल्सरी एजुकेशन होगी, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन माइनॉरिटी। उसमें क्या करना होगा? जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो भी गवर्नमेंट देखेगी, जो 25% ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है वो भी गवर्नमेंट देखेगी, उसका जो खर्चा है कुछ हद तक वो आपको डिफरे करती है, वापस करती है। उसमें 370 दिन भी लग जाते हैं डिफरेमेंट में, जिसके चलते महाराष्ट्र में 7000 स्कूल बंद हो गए हैं। कितने ही स्कूल जो हैं वो, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट और रेड विथ आर्टिकल 30, आर्टिकल 28 को भी देख लेना। ये विचारणीय विषय है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जब बहुत गहरा अध्ययन करेंगे, तो आज उतना समय नहीं है, बट आज मैं केवल बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आने वाले अमृत काल में हमने इसको करेक्ट करना है। ये असंगति है, ये विसंगति है, ये एबेरेशन है। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। ये कोई राइटिस्ट एजेंडा नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़ा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई आइडियोलॉजी की भी बात नहीं है। ये सिर्फ ये है कि इक्विलिब्रियम आ जाए, क्योंकि ये राष्ट्र जो है, रामो विग्रहवान धर्मः, ये धर्म का देश है। यहां हर बात धर्म से चलती है, तो यह धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह केवल धर्म सापेक्ष हो सकता है। धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसको, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत गहरा अध्ययन करके इन अनुच्छेदों पर जिस वक्त आप अपना पूरा फोकस करेंगे, तो इसमें जो असंगति है उसको आप चैलेंज करिए। केवल 1 या 2 बार बार करते रहें, उससे भी इंप्रेशन ठीक नहीं जाता। जब आप लोग लाएंगे अच्छी तरह से उसका अध्ययन करके, और मैं तो यहां कहूंगा, संजय भैया भी मेरे साथ, ऐसे चेहरे को जो प्रचलित चेहरा उसको खड़ा करके, क्योंकि कोर्ट फेस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती है। ये बात मिनी जी भी बैठ रही है, कोई कहने में शर्म नहीं है। फेस लॉ भी होता है केस लॉ के अलावा। तो
लेकिन आप अपना अध्ययन पूरा रखें, क्योंकि ये राष्ट्र के, अब देखो आपने अमृतकाल में अधिवक्ताओं ने भारत को कहां ले जाना है। जब तक यहां करेक्शन नहीं होगी, जब तक यहां सुधार नहीं होगा, तो अमृतकाल का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा, जब तक ये ढांचा सुधरेगा नहीं। तो देखा जाए तो आपका जितना रोल है, जितना किरदार है, जितना आपका जो 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 प्रशस्तिकरण है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं। ये अमृतकाल बना ही आपके लिए एक प्रकार से। तो आपने हर अधिवक्ता ने अपने पर ये वो लेना है। मैं आपको इंगित कर रहा हूं कि कहां आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, फिर इसको आपने फॉलो अप करना है। तो ये आपने देख लिया साहब। दूसरी बात, अगर आप हमारे संविधान को देखोगे, जो मूल संविधान है, उसमें राम दरबार है भगवान राम के साथ। आपका अमृतकाल कब आरंभ हो रहा है? वैसे तो घोषणा तो है, अमृतकाल 22 जनवरी 2024 को आपका आरंभ। जब इस देश के प्राण, इस देश का स्पंदन, इस देश की आत्मा जो सर्वत्र में रमण करती है, जो साकार रूप में भगवान राम है, और रामलला के रूप में जिस वक्त अयोध्या धाम में अपने स्वघर में जब प्रधानमंत्री जी के हाथ से वो स्थापित होंगे, आप ये देखिए कितना बृहद, कितना विराट, कितना भव्य वो कार्यक्रम होगा कि पूरे भूमंडल पर ऐसा कार्यक्रम नहीं होने जा रहा। आप सोच भी नहीं सकते। और आप सब ने उसमें आहुति दी है। आप सभी उस दिन, आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। तो राम जी कितने कष्टों के बाद, कितने बलिदानों के बाद, हजारों लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, हजारों लोगों ने बलिदान दे दिया। आप सोच भी नहीं सकते। आपका अमृतकाल कब, जिस वक्त आपके ब्रह्मरंध्र में यानी अयोध्या में ठाकुर रामलला जी जिस समय विराजमान होंगे, तो भारत जो है अपनी इस प्रगति पर और अग्रगणी होगा और विस्तार से आगे जाएगा। आपका अमृतकाल वहां से स्टार्ट होगा। आप तब तक अपना अध्ययन कर लीजिए। जो 5 बिंदु मैं आपको दे रहा हूं, एक मैंने आपको दिया 25, 26, 28, 30 कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। उसमें आप देखना, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसके कई सेक्शंस हैं, 8, 15, 24 जो भी है, उसको भी आप देखना कि किस तरह से एजुकेशन जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की है वो किस तरह से बंद होती जा रही है, और जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है उनकी पकड़ किस तरह से ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वक्फ। वक्फ जो है आज 76%, 76% जो जमीन है भारतवर्ष की, वो वक्फ के नाम है। हम जहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सेंट्रल विस्टा है, ये वक्फ है, वक्फ लैंड है। ये 1984 में बहुत काम किया है हमारे संजय भैया ने, बहुत काम किया है। राकेश भैया भी बैठे हैं यहां, चले गए या बैठे हैं? चले गए। उन्होंने कहा मैं सिर्फ चाय पीने आऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इन लोगों ने 1984 में 123 प्रॉपर्टीज 1984 में उस गवर्नमेंट ने वक्फ को दे दी, प्राइम प्रॉपर्टीज। आज वक्फ की तो ये हालत है, बिहारी जी का जो मंदिर है वो भी कहते हैं वक्फ पे बना है। मुकेश अंबानी का घर जो है वो भी वक्फ पे ही बना है। हाई कोर्ट का एक हिस्सा भी वक्फ पे है। और आप अगर वक्फ के प्रावधान देखेंगे मेरे प्रभु, तो आप हैरान हो जाओगे। कुछ मैं आपको पढ़ देता हूं। 77% of Delhi is on Waqf land, including Central Vista, CGO complex, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये सिर्फ है। और फिर आनंद रंगनाथन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, एक भारतीय के 3 ही निश्चित उसके वो हैं इश्यूज।
एक, मृत्यु निश्चित है, दूसरा टैक्स देना निश्चित है, और तीसरा नोइंगली और अननोइंगली वो वक्त पर है, चौथा ही कोई नहीं। ये तो बहुत भला है साहब इन लोगों का जिन्होंने वो स्टे ले लिया और हम उसको लड़ रहे हैं आज। लेकिन आप ये देखिए 354,913 यानी 354,913 3,54,913 स्टेट है वक्त की। 8,66,035 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 8,02,000 एकड़ लैंड जो है वो यूपी में वक्फ की है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वक्तव्य में कहा है, वंस ए वक्फ लैंड ऑलवेज ए वक्फ लैंड। देखिए तो सही, यहां तक कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है तमिलनाडु में, वो 1500 वर्ष पुराना है, उसको भी कहा है कि आप वक्फ लैंड पे हो, जबकि इस्लाम जो है वो 1200-1300 वर्ष पहले आया है। मैं आपके लिए, आपके विचार के लिए ये बिंदु छोड़ रहा हूं, सो दैट इट एजिटेट्स यू, ताकि आप अस्थिर हो जाएं। आप कोई बहुत अच्छे समय में नहीं जा रहे हो, अब आप अमृत काल में जा रहे हो, तो अमृत काल को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, और आपको करना होगा, क्योंकि आप अधिवक्ता के साथ, आप विद्यार्थी परिषद के साथ हैं, आप राष्ट्र के साथ हैं, तो अकर्मण्य होने का समय गया। ये हंसी ठट्टे बहुत हो लिए, अब काम का। ठीक है प्रभु, रखो अपने पास। कहते हैं 3 मिनट और बोलो। देखो, लाल जी की एक संस्कृत में बात है, अणो रहीणाम महतो महीनाम। छोटा से छोटा अणु भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी। तो ठीक है, मैं 3 मिनट में ही कर दूंगा, लेकिन आप उसमें सेक्शन 54 भी देख लेना, वक्फ का बोर्ड देख लेना। जो भी डिस्प्यूट आता है वो वक्फ का बोर्ड उसकी फाइनल डिसीजन होगा, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। और उस बोर्ड पे कौन होगा आप जानते हैं। और सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन बार, एक प्रावधान आ रहा था कि इट कैन बी डिमोलिश्ड, एनी प्रॉपर्टी कैन बी डिमोलिश्ड। चलिए साहब, आरटीई एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, वक्फ। फिर आपका है कि जैसे नालंदा को बताया गया कि 2 भिखारियों ने नालंदा को फूंक दिया, जबकि फूका किसने? बख्तियार ने। और बख्तावर, आज भी बख्तियार रेलवे स्टेशन और वहां बख्तियावर पूरा एक बख्तावरपुर बना है, सब जानते हैं। तो ये बदलना चाहिए। 99% आपका जो इतिहास है वो जलकर राख हो गया, भस्मीभूत हो गया। 99%, 1% बचा है। 1% में भी लोग घबराते हो। एक इस्कॉन ने थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी तो साहब हिंदू फोबिया हो गया यूरोप में, यूक्रेन में बदल गया, रशिया में बदल गया। वो क्या थोड़ा सा ही कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 मृदंग की थाप बजती है, लोग सुझंकृत हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो विश्व था वो आप ही तो थे। ये सिमटते आज यहां तक आ चुके हैं। इंडोनेशिया में तो आज भी गरुड़ है, इंडोनेशिया में तो आज भी रामलीला होती है, लेकिन यहां नहीं कर सकते, यहां परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकुलर है। सेकुलर कब से हुए? 1976 में ही हुए ना सेकुलर, 42nd अमेंडमेंट से। उसके पहले तो सेकुलर नहीं थे। इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप पूछो ना, क्यों होना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पीछे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या लिखा है? यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया। लिखा या नहीं लिखा? संस्कृत में लिखा है। और वो किस चीज को इंगित करता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर गतिर मम। गीता का लास्ट श्लोक है, जिसका
जिसकी जो प्रतिबिंब है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पीछे है। अब ये सारे भूल गए, सारे भूल गए। पतंजलि शास्त्री भी था जो नहीं भूला। चीफ जस्टिस थे, धोती पहन के आते थे, अपने जूते बाहर रखते थे, खड़ाव पहन के आते थे, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठते थे। कहते हे गोविंद, मुझे अब आप वो बुद्धि दो जिससे मैं न्याय कर सकूं। मैं न्याय का एक सूत्र, एक निमित्त मात्र न सभ्यसाची, मैं निमित्त हूं। ये है हमारा धर्म। तो इस पे विचार करेंगे। और भी कई बातें हैं, लेकिन 3 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। अब आपको आप आंदोलित रहिए, आप अस्थिर रहिए और आप क्रोधित रहिए, लेकिन शांत रहिए। This was not a speech by a rightist. This is a speech of the true nationalist. वंदे मातरम। और ज्यादा से ज्यादा कोर्टों में जहां तक हो सके अपनी मातृभाषा में बात करें। मेरा तो अब अंग्रेजी बोलते बोलते मुंह फूट जाता है मेरा, जबकि मैं आपको बताऊं मेरे जैसी अंग्रेजी शायद ही कोई बोलता हो हिंदुस्तान में। लेकिन पराई चीज है साहब, क्यों बोले? मजा नहीं आता क्या? आनंद आता है। और संस्कृत अगर बोलना जो आप सीखें तो और आपको आनंद आएगा। बोलिए भारत माता की, आप सबकी भी जय हो। जाते जाते चाय और समोसे फिर रगड़ के जाना।